Hi students, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing about the cancer. So let's start the topic. कैंसर अभी हमारे देश में करीब करीब मोर देन 1 मिलियन है ना, एंड वी ऑल नो 1 मिलियन मीन्स 10⁶, मतलब करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं और इसमें से कई हज़ारों लोग जो हैं वो पर ईयर दे आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द कैंसर. ठीक है, ये कॉमन सी लाइन, द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर आर इज नोन एज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा. अभी सिर्फ ये वर्ड याद रखो कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कोई वर्ड होता है. देखिए यहाँ मिला ये ऑन्को वर्ड, जो वहाँ पीछे मिला था ऑन्कोजेनिक, है ना. सो ऑन्कोलॉजी वॉज स्टडी ऑफ कैंसर. स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी. सो अभी जो पीछे वर्ड मिला था ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके बारे में आप सोचो. ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर एंड जेनिक इज कॉजिंग प्रोड्यूसिंग. सो कैंसर कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल इज द मेनली द मैकेनिज्म विच इज अंडरलाइंग दिस कैंसर प्रोडक्शन. ठीक है, द वर्ड कैंसर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द क्रैब. यदि वो ऑर्गेनिज्म आपने कभी देखा हो रियल में या फिर डायग्राम में, आप देख सकते हैं. इट हैज़ मैनी प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ द बॉडी. सो बिकॉज द कैंसर हैज टेंडेंसी टू ट्रैवल और टू प्रोपोगेट, और एक जगह से दूसरी जगह जाने की इसकी कैपेबिलिटी है, इसलिए उस सिमिलरिटी के कारण वो प्रोजेक्शंस कैंसर के निकल रहे हैं. कैंसरस सेल्स के प्रोजेक्शन निकलना मतलब दे कैन ट्रैवल, दे कैन रिच फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. उसके लिए इसका नाम आपने क्रैब से डिराइव किया कैंसर, है ना, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, यही बात हमने पीछे बोली थी. एंड देन ऑन्कोलॉजी की बात हमने की. नाउ नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल. देखो नॉर्मली द सेल्स ग्रोथ इज अंडर क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन, है ना. मीन्स एक नॉर्मल सेल है, इससे एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बनना है. दिस मैकेनिज्म इज अंडर टाइट कंट्रोल, टाइट कंट्रोल, है ना. और कहाँ कहाँ कंट्रोल है, कैसे ये जीन का कंट्रोल होता है, ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है. दिस डायग्राम एज सच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सिर्फ एक माइंड मैप बनाने के लिए कि देखो G1 फेज में भी इतने लोग लगे हुए हैं. E2F साइक्लिन डिपेंडेंट, CDK इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, CDK इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, है ना. सो G1 से S में जा रहा है तो इतने लोग चेक कर रहे हैं, S से C2 में जा रहा है तो इतने लोग चेक कर रहे हैं ना. ये डायग्राम सिर्फ ये दिखा रहा है कि हाउ टाइट द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन. समहाउ कोई मैकेनिज्म लॉस हो जाए, या तो एक जीन इसमें से गायब हो जाए या म्यूटेट हो जाए या किसी और रीजन से, तो अनकंट्रोल हो जाएगा ये ग्रोथ, है ना. इसी चीज़ को हमें देखना है कि द जीन रिलेटेड टू कैंसर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन से? प्रोटो ऑन्कोजीन, ये देखो नाम से पता चला. प्रोटो मीन्स प्राइमरी, मीन्स ऑन्कोजीन मतलब कैंसर होने से पहले की कहानी. वंस दिस विल बी एक्टिवेटेड, यदि ये एक्टिवेट हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, इट विल बिकम ऑन्कोजीन. It will become oncogene and now it will lead to formation of cancer. It will lead to formation of cancer. So if proto-oncogene get activated due to any region, हम देखेंगे क्या रीजन हो सकता है, it will cause the cancer formation. वैसे ट्यूमर सप्रेसर, नाम से पता चल रहा है, it suppresses the tumor. It suppresses the tumor. Somehow if ये inactivate हो जाए, यदि ये inactivate हो जाए तब क्या होगा? Again it will cause the formation of cancer or will lead to the generation of cancer. So प्रोटो-ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन, ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिवेशन, या फिर सुसाइडल जीन का इनएक्टिवेशन. ना व्हाट इज सुसाइडल जीन? व्हाट इज सुसाइडल जीन? सुनो, हर एक नॉर्मल सेल का लाइफ स्पैन फिक्स है. लाइफ स्पैन फिक्स है ना, इज फिक्स. और उस लाइफ स्पैन के बाद ये फिजियोलॉजिकल डेथ हो जाता है उस सेल का. अपने आप वो सेल जो है वो किसी एपोप्टोसिस के जीन्स के कारण मर जाता है ना. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. तो व्हाट इज एपोप्टोसिस? इट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना. प्रोग्राम्ड है कि भैया इतने दिन सेल जिंदा रहेगा और फिर सेल जो है वो मर जाएगा. ठीक है. सो इस एपोप्टोसिस के लिए यू हैव एपोप्टोसिस जीन ऑल्सो, सुसाइडल जीन. इफ समहाउ दैट जीन गेट
डिलीटेड और म्यूटेटेड। अब क्या है, सेल का लाइफ साइकिल खत्म हो गया बट स्टिल सेल विल सर्वाइव, है ना, से इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम कैंसर लाइक कंडीशन। ठीक है, इसी का डिटेल हमने लिखा है कि जीन दैट इंड्यूसेस सेलुलर प्रोलिफरेशन, है ना, लाइक द इनकोड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सब। Several genes are called cellular oncogene, C oncogene or proto-oncogene. Somehow if they get activated, it will lead to oncogenic transformation. Similarly, they inhibit cellular proliferation, कौन है वो, ट्यूमर सप्रेसर जीन, यदि वो इनएक्टिवेट हो जाए तो गड़बड़ होगा। वैसे ही जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस को कंट्रोल करता है, यदि वो इनएक्टिवेट हो जाए तो कैंसर होगा। ठीक है, सो दीज देयर आर 3 मेन जीन। ये देखो एक डायग्राम, ये आपका नॉर्मल सेल है, सम ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्लस, प्लस मीन्स एक्टिवेट हो जाना, प्लस का मतलब है एक्टिवेट हो जाना और माइनस का मतलब है इनएक्टिव हो जाना, है। तो एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, तब भी कैंसर बनेगा। इनएक्टिव हो गया फिर भी 1 से मल्टीपल से मतलब कैंसर बनेगा। ठीक है जी। नाउ वी आर कमिंग टू ट्यूमर्स के टाइप्स। देखो जब भी हम वर्ड कैंसर यूज करते हैं ना, जनरली वी रेफर टू मैलिग्नेंसी, but there is benign version also. Now what is the difference between benign and malignant, we will be doing after few slides, but अभी के लिए ये सुन लो। यदि एक डिफरेंस यदि आपसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा मेटास्टेसिस एब्सेंट एंड इधर मेटास्टेसिस प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज मेटास्टेसिस, नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो दिस। ये देखो एक जगह ये जहाँ तो आपका ट्यूमर का जो सेल था वो ग्रो कर रहा था और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, है ना, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन था। अब ये सेल ने क्या किया, द सेल जो ये लोग सेल हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेटालोप्रोटीएज। ये क्या है, ये इंजाइम है। नाउ द मेटालोप्रोटीएज विल ब्रेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन साइड टू डिफरेंट साइड, है ना। कैसे फैल सकता है, या तो ब्लड वेसल के थ्रू जा सकता है ना, ब्लड वेसल के थ्रू जा सकता है, या लिम्फ वेसल के थ्रू जा सकता है ना, या फिर डायरेक्टली जा सकता है ना, डायरेक्ट एडजेसेंट में, लाइक स्टमक से ओवरी में चला गया, डायरेक्ट ड्रॉप करके चला गया। सो इससे बोलते हैं मेटास्टेसिस। दैट इज़ प्राइमरी साइट, प्राइमरी मतलब जहाँ था वहाँ से दूसरी जगह पर जाके कैंसर करना, सेकेंडरी साइट पे करना, दिस इज मेटास्टेसिस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंसी, वेयरएज दिस प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन बिनाइन। बिनाइन केसेस जो होते हैं ना जनरली रिवर्सेबल होते हैं और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जबकि मैलिग्नेंट केसेस जनरली इरिवर्सेबल हो जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है ना, आप बोल सकते हैं कि मुश्किल है, नहीं है ट्रीटमेंट। ठीक है, देयर आर मेनी मोर डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, वी विल बी डूइंग एज वी विल गो अहेड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सो बिनाइन ट्यूमर दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड दे डू नॉट स्प्रेड, वेयरएज मैलिग्नेंट ट्यूमर they causes the metastasis, मैलिग्नेंसी के बारे में यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आप बोलूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं, हालांकि हम आगे भी देखेंगे। देखो दे एक्टिवली डिवाइड एंड इतना ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं ये, मान लो ये ट्यूमर सेल है और इतना ज़्यादा ये डिवाइड कर रहा है कि इसके बगल में कोई नॉर्मल सेल ग्रो कर रहा है तो उस नॉर्मल सेल को खाने का कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स लीड्स टू द स्टारवेशन ऑफ द नॉर्मल सेल बाई कम्पीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इस तरीके से जो नॉर्मल सेल है वो मरने लगते हैं और इंसान क्या दुबला पतला हो जाता है ना, स्लिम हो जाता है। ठीक है, ये मेटालोप्रोटीएज कैसे काम कर रहा है, देखो प्राइमरी ट्यूमर, इसको आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया गया, नाउ सेल्स आर स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू डिफरेंट साइड टू फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है जी। सो कॉजेज ऑफ कैंसर, द कॉज ऑफ कैंसर देखें तो रेडिएशंस कैन बी आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम बात करें तो वी हैव एग्जांपल में एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम बात करें तो यूवी रेज। केमिकल फैक्टर, स्मोकिंग में कई केमिकल्स होते हैं जिससे कि आपके कैंसर हो सकते हैं। वैसे विनाइल क्लोराइड एक केमिकल है ना, जिससे मेनली आप क्या लंग कैंसर होता है, नॉट लंग, लीवर कैंसर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, लीवर कैंसर। स्मोकिंग वाले केमिकल से क्या मेनली लंग कैंसर। ठीक है, ऐसे फिजिकल फैक्टर, यदि आप बार बार जीभ काट रहे हैं ना, अपने दांत से हर्ट कर रहे हैं जीभ को, या फिर जम्मू कश्मीर में क्या लोग ना अपने चेस्ट के पास जैकेट में
अंगीठी रखते हैं, अंगीठी मतलब गरम कैंगरी बोलते हैं उसको, गरम थैली रखते हैं जिससे कि उनको ठंड का अनुभूति कम हो। अब इससे क्या हो रहा है, वहाँ का स्किन ऑलवेज इट इज़ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड ग्रेजुअली इट ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ into cancerous cell. So repeated physical injury, either by physical injury, it might be by heat also, है ना, repeated physical injury. बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो ये देखो ऑन्कोजेनिक जीन, ऑन्कोजेनिक वायरस, नॉट जीन, वायरस, लाइक एग्जाम्पल एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन EBV and full form is Epstein Barr वायरस। ये वायरस क्या कौन सा कैंसर करता है, ये वायरस कौन सा कैंसर करता है, इट लीड्स टू कैपोसी सार्कोमा, इट कॉजेज कैपोसी सार्कोमा मेनली इन द एड्स पीपल। लास्ट लेक्चर में हमने एड्स देखा था, वहाँ देखा था हमने एड्स पर्सन, ठीक है। सो रेडिएशन देखो, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। देन वी हैव केमिकल फैक्टर, आपने बोला था स्मोकिंग में ये होता है, विनाइल क्लोराइड। वही हार्मोनल इम्बैलेंस, यदि मान लो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया बॉडी में, इट कैन लीड टू द इंडोमेट्रियम कैंसर, इट कैन लीड टू द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फिजिकल फैक्टर हमने बोला था टंग की इंजरी हो रही है या फिर कैंगरी के कारण स्किन कैंसर का होना। बायोलॉजिकल फैक्टर आपने बोला था ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में, है ना, जिससे कि वो क्रिएट हो रहा था आपका कैंसर, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगा आप याद रखें, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस ऑलरेडी आपने बता दिया। दूसरा मैं बोलूँगा दे हैव ऑटोक्राइन प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज ऑटोक्राइन प्रॉपर्टी, द सेल इटसेल्फ सिंथेसाइज सम केमिकल जो कि इसी सेल पे काम करके इसे ग्रो करा रहा है ना। तो ऑटोक्राइन खुद के से खुद का ग्रोथ फैक्टर निकालना, ऑटोक्राइन। दे ऑल्सो कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस, दे लीड्स टू एंजियोजेनेसिस। व्हाट इज एंजियो, एंजियो इज ब्लड वेसल, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, सो दे कॉजेज ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। और देखो लॉस ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन। व्हाट इज दिस कंटैक्ट इनहिबिशन, देखो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, एक सेल ग्रो कर रहा है और जैसे वो दूसरे सेल के टच में आता है इसका ग्रोथ रुक जाएगा, कंटैक्ट होते ग्रोथ का रुक जाना। बट कैंसर सेल में ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी सेल इसे टच करे इट विल रिमेन इन ग्रोथ फेज, है ना। सो ग्रोइंग विल कंटिन्यू। और देखो इट हैव टेलोमेरेज एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज टेलोमेरेज एक्टिविटी, ये देखो ध्यान से, टेलोमेरेज एक्टिविटी। आपने जब डीएनए डुप्लीकेशन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो मदर्स डीएनए है ना, उसमें डॉटर बनने के लिए पहले एक आरएनए प्राइमर लगता है और वो आरएनए प्राइमर से डॉटर डीएनए बनता है। सो दिस इज डॉटर डीएनए एंड दिस इज द मदर डीएनए, मदर डीएनए। अब आप देखो आरएनए प्राइमर जब हटेगा, आरएनए प्राइमर को आप हटा दो तो आप क्या देखेंगे कि डीएनए जो डॉटर डीएनए बना उसका लेंथ मदर से थोड़ा छोटा है ना। इस तरीके से यदि रिपीटेड सेल डिवीजन हो तो डीएनए का जो साइज होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे जर्म सेल्स में लाइक स्पर्म फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, जहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होना है वहाँ पे टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है। टेलोमियर का काम है ये पीछे की चीज़ों को सिंथेसाइज कर देना सो दैट लॉस ना हो और डॉटर डीएनए का जो साइज है वो मदर डीएनए के बराबर रहे। सेम प्रॉपर्टी जो है वो आपके कैंसर सेल के पास भी आ जाती है और कैंसर सेल्स में क्या होता है, हर बार वो उनका डीएनए का साइज समान ही रह जाता है, छोटा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो दे कैन इवेड द इम्यूनिटी। हम देखेंगे, देखो हमारा जो कैंसरस सेल है इनफैक्ट इट्स लाइक एंटीजन टू द बॉडी, स्टिल इम्यून सिस्टम हमारी उसे पहचान नहीं पा रही है। वाई, बिकॉज वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के नज़र में नहीं आते। हम जब दवाइयाँ देंगे, ट्रीटमेंट में देखेंगे, हम इम्यून एक्टिवेशन, ऑगमेंटेशन भी करते हैं सो दैट हमारी इम्यूनिटी इनको पहचान पाए कैंसरस सेल को, ठीक है। और यदि हम देखें तो देखो सॉरी न्यूक्लियस जो होगा, इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो एबनॉर्मल होगा। कैसे होगा हम देखेंगे, देखो लार्ज एंड वेरिएबल शेप न्यूक्लियस, देखो ये कैंसर का, ये नॉर्मल सेल का। वैसे डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है अरेंज होने का, डिफ्रेंशिएट होने का, वेरिएशन इन साइज एंड शेप, लॉस ऑफ नॉर्मल फीचर, डिफ्रेंशिएशन का टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, यही सब होगा। ऑटोक्राइन थिंग जो आपने मेरे को समझाया था, ऑटोक्राइन रीजन का होना, है ना। एंटी ग्रोथ एपोप्टोसिस हो ही नहीं रहा है ना, एब्सेंस ऑफ एपोप्टोसिस, ये भी आपने मुझे समझाया था कि एपोप्टोसिस नहीं होगा तो ये लोग हो जाएंगे। एपोप्टोसिस से इवेड हो पाना, एंटी ग्रोथ सिग्नल से इवेड हो पाना, लिमिटलेस रेप्लिकेशन पोटेंशियल, है ना, नो कंटैक्ट इनहिबिशन, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ये सारी बातें आपने मुझे बता दी है।
इंक्रीज टेलोमेरेज एक्टिविटी, ये भी आपने मेरे को बता दिया है, ठीक है। सो दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कैंसर, जो भी इक्टोडर्म से डिराइव्ड कैंसर है लाइक एपिथेलियल कैंसर, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। जो भी मेसोडर्मल से डिराइव्ड कैंसर हैं उसको हम बोलते हैं सार्कोमा, और जो भी ब्लड वाले कैंसर है उससे हम ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा में रखते हैं। हालांकि लिम्फोमा में लिम्फ नोड्स की भी रोल आती है, ल्यूकीमिया में भी फाइनली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। सो अब मान लो मेसोडर्म के किसी की हम बात करें, यानी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है ना, जैसे बोन का ट्यूमर है ना, लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू ऑस्टियोसार्कोमा, देखो वर्ड सार्कोमा है ना। देखिए हम देखते हैं, सो कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का 85% ऐसे हैं, देखो ब्रेन कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये। अच्छा एक चीज़ देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर है, फर्स्ट इन फीमेल एंड फर्स्ट इन मेल, तो आप क्या बोलेंगे आंसर। यदि वर्ल्ड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में यदि हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। वही यदि इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल में क्या है, तो हम लिखेंगे सर्वाइकल कैंसर ना, सर्वाइकल कैंसर, और मेल में क्या है सबसे ज़्यादा, तो ओरल कैंसर। तो याद रखना सर्वाइकल एंड ओरल, एंड वर्ल्ड के बेसिस पे ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट, ठीक है जी। सार्कोमा की बात आपने बोली थी, मेसोडर्मल लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, अबाउट 1% ऑफ ऑल ट्यूमर इज लाइक दिस, ठीक है जी। ल्यूकीमिया लिम्फोमा आपने मुझे बताया था ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें आता है एक CML, व्हाट इज CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है ना, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया और माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया और माइलोजिनस ल्यूकीमिया। देखो दो क्रोमोजोम की हम बात करते हैं, क्रोमोजोम नंबर 9 एंड क्रोमोजोम नंबर 22। कुछ पार्ट 9 का ब्रेक होके, कुछ पार्ट 9 का ब्रेक होके 22 पे आ गया, तो 9 का कुछ पार्ट ट्रांसलोकेट होके कहाँ चला गया, 22 पे। नाउ दिस 22 क्रोमोजोम इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम है ना, नाउ इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। फिलाडेल्फिया इज द प्लेस इन USA जहाँ पहली बार इसे डिस्कवर किया था, इसलिए ये ना। सो बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक चेंज, जो आपका ये आपका माइलोजिनस सेल्स हैं, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनमें ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली देखो बर्किट लिम्फोमा क्या है, इस बार क्या हुआ, इस बार रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्या मतलब हुआ, 8 और 14 के बीच में, इसमें क्या था 9 और 22 के, 8 ने अपना कुछ पार्ट किसको दिया, 14 को दिया, और 14 ने अपना कुछ पार्ट किसको दिया, 8 को दिया। सो रेसिप्रोकल ट्रांसलो, इससे क्या हुआ, बर्किट लिम्फोमा। डिटेल अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिर्फ इतना भी याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। नाउ डिटेक्शन, कैसे आप डायग्नोज करेंगे कि बंदे को कैंसर है। देखो ऑफ कोर्स यदि ब्लड कैंसर है तो सबसे आसान तो यही है कि आप WBC की काउंट करो है ना। ल्यूकीमिया वगैरह में आप क्या कर लोगे, ल्यूकीमिया की यदि हम बात करेंगे तो आप WBC की काउंट देख लो और वहीं से आपकी सारी स्टोरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट कुछ आपके हम एंटीजन के भी कॉन्सेंट्रेशन से या केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन से हम ना ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, नाउ ये जो एंटीजन है ना वो प्रोस्टेट से आता है और इसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मान लो किसी बंदे में 8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया, उस बंदे में हम प्रोस्टेट को डाउट कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का डाउट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है ना, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन राइज होने से भी हम कई कैंसर को डाउट कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये कैंसर उस बंदे में है। सो इस तरीके से ब्लड की जांच से भी आप कैंसर का पता लगा सकते हैं। व्हाट इज़ बायोप्सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोप्सी। देखो मान लो ये किसी इंसान को ट्यूमर है ना, आपने क्या किया, इस ट्यूमर का छोटा सा पार्ट काट के निकाला, उसे स्टेन किया, स्टेनिंग करते हैं हम माइक्रोस्कोप में जाके चीज़ें अच्छे से दिखे। अब इसको आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, क्या देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, अभी आपने देखा था कैंसर सेल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि वो कैरेक्टर हैं क्या इसमें, यदि हैं तो ये ठीक है कैंसर है। व्हाट इज FNAC, देखो व्हाट इज FNAC, द फुल फॉर्म ऑफ FNAC इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। देखिए अब मान लो किसी बंदे को क्या है, थायराइड का कैंसर है ना, थायराइड का कैंसर है। अब नाउ इंस्टेड ऑफ कटिंग द होल थायराइड और कटिंग अ पार्ट ऑफ थायराइड विच विल लीड टू वेरी पेनफुल और लाइक
एनोइंग सिचुएशन फॉर द पेशेंट। आपने क्या किया, आपने ना एक सिरिंज लिया, और इस सिरिंज आपने इस इंसान में डाल दिया और इससे इसकी कुछ सेल्स को आपने एस्पिरेट कर लिया। अब इस सेल्स जो एस्पिरेट हुए हैं उसको आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो। विच वन इज़ बेटर? देखो जी, आप रिजल्ट वाइज देखेंगे, बायोप्सी इज बेटर देन FNAC। क्यों? FNAC में सपोज ये थायराइड का कैंसर है और आपने यहाँ नीडल डाल के निकाल लिया, आपको ये नहीं पता चलेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो सम टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट थ्रू FNAC। जबकि जो आपका बायोप्सी था आपने पूरा काट के निकाला है और आप देख रहे हो, सो बायोप्सी इज मोर रिलायबल, है ना। बट हाँ, यदि पेन मॉर्बिडिटी की बात करें तो FNAC इज मोर रिलायबल, नॉट मोर रिलायबल, मोर लाइक यू कैन से सुपीरियर। यदि पेशेंट को दुख देने की बात हो तो FNAC में कम दुख होता है और बायोप्सी में ज़्यादा तकलीफ होती है उसे, बट रिजल्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है बायोप्सी का, है ना। जनरली हम जनरल बात कर रहे हैं। अगला देखो पैपिस्मीयर। आप सिर्फ इतना जानो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैपिस्मीयर यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये ऑप्शन गायनी का एक कंप्लीट टॉपिक है, वहाँ हम देखेंगे। एक्सरे, CT स्कैन। व्हाट इज CT स्कैन? देखो आप एक्सरे का यूज करो, बट इस टाइम आप 3D फोटो बना रहे हो, है ना। एक्सरे का यूज करते के 3D पिक्चर क्रिएट करना, दिस इज नोन एज CT। व्हाट इज CT? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर बना रहा है इस टोमोग्राफी को, सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT एक्सरे को यूज करके, ठीक है। MRI में आप एक्सरे यूज नहीं करते, MRI में आप क्या यूज करते हैं? इट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इस बार आप क्या यूज कर रहे हैं? इस बार आप वाटर, अपनी बॉडी में वाटर के H+ को यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से आप पिक्चर बना रहे हैं। हालांकि एक चीज़ याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आए किसी सॉफ्ट टिश्यू के डायग्नोसिस का, लाइक ब्रेन का, लाइक स्पाइनल कॉर्ड का, तो हम किसकी बात करेंगे? हम MRI की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बट वही बोन की बात आए तो हम CT स्कैन की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ MRI का डायग्राम या पिक्चर उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स कई तरीके हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। ये देखो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मान लो आपको पता है कि ये प्रोस्टेट है और इसमें यदि कैंसर होने से इसका एंटीजन का शेप क्या है? ऐसा है। आपने बाहर से एक एंटीबॉडी भेजा जिसका शेप कैसा है? ऐसा है, और वो एंटीबॉडी जाके अंदर लग गया। आपने ऑफकोर्स एंटीबॉडी को टैग कर रखा है, आपको पता चल गया कि आपका एंटीबॉडी गया और प्रोस्टेट में जाके लग गया। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैंसर है प्रोस्टेट का। तो कई तरीके हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड, है ना। USG अल्ट्रासोनोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज टू सी द साइज ऑफ ऑर्गन, और वहाँ से पता चल जाए कि बंदे को कैंसर है या नहीं है, ठीक है जी। सो सेम स्टोरी वट एवर वी हैव डन, यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी को नोट्स लेना है यू कैन सी। हाँ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज फॉर बोन मेटास्टेसिस, ना, बोन कैंसर के लिए। बायोप्सी की भी हमने बात की, हमने FNAC की बात की, हमने पैपिस्मीयर की बात की, हमने एक्सरे CT MRI की बात की, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक में हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात की, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। आसान सी बात है, आप कोई बड़ा सा ट्यूमर हुआ है, आप उसको काट के निकाल दोगे, तो सर्जरी। रेडियोथेरेपी में आप लाइक कोबाल्ट, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट यूज कर सकते हो, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट यूज करो, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करो, है ना। इससे जो रेडिएशंस आ रहे हैं, उस रेडिएशन की मदद से आप सेल को मार रहे हो, सेल मर रहा है तो साइज कम हो रहा है ना। रेडियो कीमो में आप क्या केमिकल्स यूज करो, दवाइयाँ यूज करो, बट जनरली रेडियो और कीमो का सेम ही साइड इफेक्ट होता है, लाइक एलोपेशिया मतलब बाल का झड़ जाना, है ना, हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस, एनीमिया, है ना, एनीमिया आगे पढ़ा जाएगा आपको। ये प्लास्टिक एनीमिया, WBC प्लेटलेट्स सबका एक साथ कम हो जाना, ठीक है। एलोपेशिया, एनीमिया, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें। इम्यूनोथेरेपी, है ना, अभी बोला था हमने, जैसे इंटरफेरॉन, जब एड्स पढ़ा था हमने बोला था इंटरफेरॉन का दे देना, इंटरफेरॉन। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने बोला था इट हैज़ कैपेबिलिटी, कैंसर सेल है कैपेबिलिटी टू इवेड द इम्यून सिस्टम। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को ऑगमेंट कर रहे हो कि भैया पहचानो तुम्हारे अंदर जो है वो एंटीजन पला हुआ है और तुम मार नहीं रहो उसे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। देखो सर्जरी रिमूव कर रहे हैं आप, रेडियोथेरेपी या तो कोबाल्ट या आयोडीन या कुछ भी आप यूज करके एक्स रेडिएशन से आप चीज़ों को मार रहे हो, ठीक है। कीमोथेरेपी की बात करें, हालांकि नाम आएगा नहीं, बट देख लो, विनक्रिस्टिन, वीड ऑफ कैंथ्रेनस रोजियस, विनब्लास्टिन,
लाइक विनिका रोजिया से या फिर टैक्सोल, ये कुछ केमिकल्स हैं जो जनरली यूज होते हैं, बट आपको नहीं याद रखेंगे फिर भी चलेगा। इम्यूनोथेरेपी आपने बोला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मदद से। देखो इसमें कई चीज़ें हैं, अभी मैंने बोला था कि मान लो कि ये प्रोस्टेट है और ये इसका एंटीजन है, आपने एक एंटीबॉडी डाला जो यहाँ जाके लग गया। अब आप इस जगह से कई चीज़ें कर सकते हो, आप एंटीबॉडी के साथ केमिकल भेज सकते हो, तो इससे क्या होगा, जो दवाई है वो सीधे आपके कैंसरस सेल पे जा रही है, हर जगह नहीं जा रही, तो साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। आपने टैग कर रखा है, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे कैंसर है, आप बाहर से वहाँ रेडिएशन भेज सकते हो, तो इस तरीके से आप एकदम से अपनी जगह पे चीज़ों को मार रहे हो, है ना। सो टू अलाउ द इम्यून सिस्टम, हाँ यहाँ लगने से इम्यून सिस्टम भी पहचान पाएगा, तो वो आपकी इम्यूनिटी भी वहाँ पे जाकर काम करेगी, ठीक है। टू डिलीवर रेडिएशन, टू डिलीवर द ड्रग, है ना, ये सारी बातें। हाँ, वी हैव नाउ वैक्सीन्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर के लिए वी हैव वेरी गुड वैक्सीन, है ना, बाइवेलेंट वैक्सीन HPV के अगेंस्ट। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द वायरस विच इज़ कॉजेटिव ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, तो उसके अगेंस्ट वी हैव वायरस, जनरली स्टेन 16 एंड 18 इज द कॉज, ठीक है जी। एंड रिस्पॉन्स मॉडिफायर हमने बोला था कि आप इम्यूनिटी को ऑगमेंट कर रहे हो ताकि वो पहचान पाए, है ना, कि भैया आपके बॉडी में कैंसर है, ठीक है। सो फ्रेंड, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक पर समझ आया होगा। प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।